तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए साथियों बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही विश्वसनीय संस्था का कंटेंट जिसका आप सबको बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। इसी विजन प्रैक्टिस सेट का दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं, सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन दोनों का। अब दोस्तों किन्हीं कारणों से बीच में हम लोग घटना चक्र का सॉल्व करने लगे थे। आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, सर पहले विजन का कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों इसीलिए आज हम चौथे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके सामान्य अध्ययन यानी जीएस वाले पोर्शन को, ये जीएस वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सामान्य हिंदी वाला करेंगे। तो चले हम लोग अपने चौथे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। और हाँ आपसे बता दूं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट में नाम की तरह, जिस तरह से विजन का नाम है उसी तरह से प्रश्न भी रखे हैं। तो दोस्तों हाँ, ये जो विजन की ये चौथी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही ताकतवर प्रैक्टिस सेट है। थोड़ा आपको धैर्य रखकर दोस्तों देखना होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो प्रश्न है करंट बेस हैं। करंट के ही आधार पर आपको स्टैटिक वाले प्रश्न बनाए गए हैं, करंट के ही आधार पर यूपी स्पेशल वाले प्रश्न बनाए गए हैं, करंट से रिलेटेड सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई जिस तरह से विजन का नाम है उसी तरह से प्रश्न भी है। थोड़ा धैर्य रख के देखिएगा, और खास करके शुरुआत के 10 प्रश्न तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। दोस्तों पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति और भारत में इसकी भूमिका के संदर्भ में कुछ कथन दे दिए हैं। इन्हीं कथनों पर विचार करके बताइए हमारा कौन सा कथन सही है। अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़े तो कह रहे हैं, बच्चों वाली बात है, आप ये क्लास 6 में ही पढ़े होंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है जिसका अर्थ मौसम होता है। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर दोस्तों हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें तो कह रहे हैं, मानसून शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया था, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों मानसून शब्द का उपयोग आप लोग जानते हैं अरब के नाविकों द्वारा किया गया था। तो इतना देखते ही आप इसे तुरंत खारिज कर देंगे, ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्या करें, भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये बात सही है, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो आप दूसरा गलत है तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी लगा सकते हो, ये हट जाएगा, केवल आपका 1 और 3 सही होगा। बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है जो कि आप धैर्य रखकर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आपकी तैयारी में बहुत बड़ी धार लगेगी। तो चले हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले यूएसडी मुद्रा स्वैप यानी करेंसी स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों पर पढ़कर विचार करके बताइए कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों करेंसी स्वैप क्या होता है, कि यह एक वित्तीय समझौता है जो दो देशों की मुद्राओं के अदला बदली में ये प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पहला स्टेटमेंट जो दिया है, यह एक प्रकार का वित्तीय समझौता होता है जिसमें आरबीआई विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए के साथ एक निर्धारित विनिमय दर पर अदला बदली करता है। यस, ये वाला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और आप लोग जानते हैं दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, आरबीआई पहले बैंकों को डॉलर देता है, नहीं भाई देता नहीं, पहले खरीदता है और बाद में एक निर्धारित तिथि पर जो है उसी विनिमय दर पर उनको फिर जो है बेचता है। तो ये बात यहाँ गलत हो गई, उल्टा लिख दिए हैं यहाँ, दूसरा आपका गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया दोस्तों, आप जहां जहां दूसरा है हटा सकते हैं तो आपका उत्तर निकल सकता है, आसानी से उत्तर निकल गया, सी वाला होगा। अगर आप थोड़ा सा भी करेंसी स्वैप के बारे में पढ़े हैं तो इसको तुरंत क्रैक कर देंगे। बहुत अच्छा। तो ये आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। 3 क्यों सही है, कि मुद्रा स्वैप का उद्देश्य बाजार में तरलता को बढ़ाना होता है। तरलता का मतलब दोस्तों बाजार में पैसा यानी मार्केट में पैसे को बढ़ाना होता है, पैसे को खोलना होता है मार्केट में। क्यों दोस्तों, क्योंकि अदला बदली जब तक नहीं होगा, आप बाहर से विदेश से कमा के लाए डॉलर, आपको यहाँ अगर रुपया में वो चेंज नहीं होगा तो आप खर्च कैसे करोगे। आपका आसानी से अगर रुपया में बदल जाएगा तो आप खूब खर्च करोगे, मार्केट में खूब पैसा जाएगा, तरलता बढ़ेगी। तो यही बात है यहाँ, तीसरा भी सही है। आगे जरा हम लोग देखते हैं, ये तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा तरलता यानी लिक्विडिटी प्रबंधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न मौद्रिक उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहां जानने को मिलेंगी। सही कथन आपको बताना है, सही उत्तर देना है।
दोस्तों अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट को अगर पढ़ते हैं दोस्तों, करें तरलता समायोजन सुविधा जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, और रेपो रेट नीतिगत दरों के रूप में लिक्विडिटी प्रबंधन के मुख्य साधन है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। तरलता समायोजन सुविधा और रेपो रेट क्या होता है? यह बाजार में दोस्तों ये जो तरलता होती है उसको कंट्रोल करने का एक साधन होता है। ये बात बिल्कुल सही, आप लोग पढ़े होंगे, रिवर्स रेपो रेट ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ये सब जो है तरलता को कंट्रोल करने का साधन होता है। तो साथियों अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को यहां देखते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि बाजार स्थिरीकरण योजना मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का उपयोग दीर्घकालिक आधार पर मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो कि गलत बात है दोस्तों। बाजार स्थिरीकरण योजना का उपयोग अल्पकालिक आधार पर मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो सरकार कह रही है कि हम आपको ब्याज ज्यादा देंगे, पैसा लेकर हमारा बॉन्ड खरीद लो। तो सब पैसा अपना जो है बॉन्ड खरीद लेते हैं, ज्यादा ब्याज के चक्कर में सब पैसा सरकार को दे देंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, खर्च नहीं करेंगे तो बाजार में तरलता सोख लेगी। यही बात है यहाँ। तो यहाँ ये अल्पकालिक होता है, दीर्घकालिक नहीं। तो ये दूसरा गलत हो गया आपका। दूसरा गलत हो गया तो आप एलिमिनेशन लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा इतने से। तो चले अब आप लोग जानते हैं यहाँ नगद आरक्षित अनुपात जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। बैंकों को आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि एसएलआर में निवेश पर ब्याज प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो जितना बैंक के पास जमा होता है उसका निश्चित अनुपात अपने पास रखना होता है सेफ्टी के लिए। तो यस यही बात है, इसके लिए कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ये बात सही है, 1 और 3 आपका सही है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। भीम ऐप से संबंधित कुछ आपको कथन दे दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखें हम लोग, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी यानी भीम ऐप के संदर्भ में कुछ कथन है, कथनों को पढ़कर सही उत्तर दे। तो पहला स्टेटमेंट जो है कह रहे हैं भीम एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हाँ भाई है, तो जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी यूपीआई पर आधारित डिजिटल भुगतान के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये गलत बात है यहाँ। ये भीम ऐप को आरबीआई के द्वारा नहीं, इसे जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कि ये बात यहाँ गलत हो गई। तो आरबीआई नहीं, एनपीसीआई के द्वारा। तो पहला गलत हो गया। और अगर हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो करें भीम एप्लीकेशन का उद्देश्य भारत में कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। जी बिल्कुल सही बात है, इसे तो आप आराम से कर लेंगे। आपका केवल बी सही हुआ, केवल कथन 2 सही है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त उधार जिसे इंग्लिश में प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं, शॉर्टकट में पीएसएल कहते हैं, कौन सा क्षेत्र पीएसएल की श्रेणी में शामिल है। तो पीएसएल क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आरबीआई अपने बैंकों से कहता है कि भैया आप लोग जो लोन देते हो उसका 40% लोन आपका जो जाना चाहिए कृषि में जाना चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा में जाना चाहिए और सामाजिक अवसंरचना में जाना चाहिए, और जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कोई चीज विकसित हो रही है उस पे जाना चाहिए। तो यही होता है दोस्तों, यही बात है। तो पीएसएल की श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा? कृषि, सामाजिक अवसंरचना, नवीनीकरण। परमाणु ऊर्जा में थोड़ी ना आएगा। तो यहां तीसरा जहां होगा आप हटा देंगे, आपका उत्तर बड़े ही आसानी से निकल आएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। रख के देखिएगा, करें कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पहला स्टेटमेंट को अगर पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सबसे नई और सबसे आगे की टेक्नोलॉजी होती है जो देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी वे नई और तेजी से विकसित हो रही तकनीकें हैं जो डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी का लाभ उठाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। दूसरा दोस्तों कह रहे हैं बायोलॉजिकल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है दोस्तों? एक काल्पनिक दुनिया होती है, एक डिवाइस होती है, आप उसे लगा लेंगे तो आपको एक काल्पनिक दुनिया नजर आएगी। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। मेटावर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल होते हैं। तो दोस्तों मेटावर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बायोलॉजिकल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी नहीं होती है, डिजिटल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी होती है। ये बात आप समझ गए होंगे बड़े ही आसानी से। तो यहां पर ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं अब हमारा जो आंसर होगा बी वाला होगा। 1 और 3 सही है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग और बायो प्रिंटिंग दोनों ही फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो यस ये भी सही हुआ, हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे दोस्तों अगर हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। भारत में माइक्रो फाइनेंस के विकास से संबंधित
कुछ आपको कथन दिए गए हैं, घटनाएं दी गई हैं। इन घटनाओं को पढ़कर इसका सही कालक्रम क्या है उसे आपको ऑर्डर में जो सेट है ऑप्शन में उसे बता देना है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को पढ़ोगे, पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। दोस्तों यह एक वित्तीय प्रणाली है जो गरीब, वंचित, कम इनकम वाले या जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे आर्थिक विकास को गति दिया जा सके, यही होता है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में इन घटनाओं को पढ़ोगे दोस्तों तो आप देखोगे तो ये चौथे नंबर को आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। सेवा बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना जो हुई थी 1970 से 90 के बीच, आप देखोगे इसकी खूब स्थापना हुई थी। तो 1970 से 90 के बीच, और बाकी सब घटनाएं इसके बाद की है, यही सबसे पहले है इसमें। यानी अब क्या हुआ, चौथा वाला सबसे पहले पर आना चाहिए। सबसे पहले कहां पर है चौथा वाला, यहां बी में रखा है और यहां सी में है। इसका मतलब आप कह सकते हो इन दोनों को सामने से हटा सकते हो, ए और डी वाले को। आपका उत्तर बी और सी वाले में से होगा। इसके बाद आप लोग देखोगे दोस्तों 90 से सन 2000 के बीच ये जो स्वयं सहायता समूह बैंक है, स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज से जोड़ा गया बड़ा तेजी से। तो ये तीसरा वाला आपके दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरा वाला दूसरे नंबर पर यहां है, तो यही आपका उत्तर होगा बी। हमने दो ही जानकारी से पा लिया। और इसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों सन 2000 से 2012 के बीच नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करती हैं बैंकों का भार कम करने के लिए। तो दोस्तों ये 2000 से 2012 के बीच ये घटनाएं हुई। तो ये वाला आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये चौथे नंबर पर वित्तीय समावेशन और विकास विभाग की जो स्थापना हुई 2012 के बाद हुआ ये घटनाएं। तो यही से आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। लिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है और ऑप्शन में देखकर। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं वर्ष 2013 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। तो दोस्तों आप ये अधूरी बात है, ये जान लीजिए। पेंशन नियामक निधि और विकास प्राधिकरण की स्थापना सन 2003 में हुई थी। 2003 में हुई थी, लेकिन दोस्तों इसको वैधानिक निकाय जो है 2013 में मिला। तो यस, इसलिए यह आधी बात हुई, इसलिए यह गलत हो गया। तो ये वाला गलत हो गया आपका। तो एक जहां है आप हटा देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। तो आपका उत्तर यहां पर कौन हो जाएगा, ये आपका तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही 8वें का आपका बी हो जाएगा। यानी अब हमें पता चल गया तीसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र के पेंशन फंड्स को रेगुलेट करती है। नहीं दोस्तों, निजी और गैर निजी दोनों क्षेत्रों को रेगुलेट करती है। ये बात गलत हो गई। इसका मतलब केवल यही सही है। यह संस्था अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन की जिम्मेदार है। यस, दूसरा वाला सही है, बाकी सब गलत है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग पढ़े होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पी क्यूब सी किस उद्देश्य से विकसित किया है? तो दोस्तों जो क्वांटम कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों 10वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में सिपरी आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक ऐसी संस्था है जो यह बताती है कि कौन सा देश कितना हथियार खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, इन सब के बारे में जानकारी देती है, हमें सिपरी रिपोर्ट से मिलता है। तो सिपरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो यानी विश्व का सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाला देश कौन बना? तो आप लोग इससे थोड़ा सा समझ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रटने वाली बात नहीं है। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। यूक्रेन ने लगभग बहुत सारे देशों से हथियार लिया, बहुत सारे देशों ने दिया उसको भी। तो क्योंकि इतने बड़े जैसे रूस देश से वो लड़ रहा था, तो भाई मामूली सा देश कैसे लड़ रहा था, यानी बहुत ज्यादा हथियार मंगाया होगा। तो आपका हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन पहले नंबर पर हो गया, भारत दूसरे नंबर पर। भारत दोस्तों दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाला देश बना, तो ये सेकंड है जाएगा। और दोस्तों जो अमेरिका है, यूएसए, विश्व का लगभग 40% से अधिक जो है हथियार अकेला बेचता है। तो बेचने में सबसे ज्यादा टॉप पर अमेरिका है। तो इसको याद रखिएगा, आपका उत्तर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अब दोस्तों हमें बड़ा ही अच्छा और सिंपल सा प्रश्न दिया है, इसे आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मैचिंग वाला है, मिलान वाला। एक तरफ युद्ध अभ्यास, दूसरी तरफ भागीदारी देश या बल। तो इसको मिलाकर बता देना है कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसको तो सब लोग जानते हैं, बोंगो सागर 2025 में जो हुआ भारत बांग्लादेश के बीच। खंजर
12 यानी 12वां संस्करण जो हुआ इसका भारत किर्गिस्तान के बीच। डेजर्ट हंट 2025 में जो हुआ त्रिसेना विशेष बल के बीच हुआ, और इंद्र तो भारत रूस के बीच होता है, सब लोग जानते हो अच्छी तरह से, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपसे जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स को उनकी उत्पादक तकनीक एवं स्रोत के आधार पर 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही प्रकार से जैव ईंधन की पीढ़ी और उसके विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए, जो पहली पीढ़ी का जो बायोफ्यूल्स बना था दोस्तों, वो बना था दोस्तों एक खाद्य फसलों जैसे मक्का, गन्ना, इन सब से वो बनाया गया था। तो दोस्तों इसे आप, ये वाला तो यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर चला आएगा, यानी गलत हो गया ये यहाँ पर गलत हो गया। अब इस पर ये लग गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी जो बनाया गया था दोस्तों, वेस्टेज, जो मतलब एक तरह का वेस्ट पदार्थ होते हैं, सड़ा गला चीजें, वस्तुएं, उनसे बनाई गई थी ये दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल्स। और साथियों तीसरी पीढ़ी के जो बायोफ्यूल्स बनाए गए थे वे शैवाल आधारित थे, आप लोग समझ गए। और नहीं मालूम होगा तो ये इस पे आके मिल गया है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा ये। और दोस्तों यहाँ चौथी पीढ़ी का जो दे दिया है, चौथी पीढ़ी में एकदम सही है, यही वाला आपका उत्तर होगा। कार्बन कैप्चर तकनीक सहित संशोधित सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव ईंधन, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 13वां वाले को देखते हैं तो 13 वाले में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो 2002 में संशोधन किया गया था उसके आधार पर 2003 में की गई थी। यस, बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा देखें, प्रधानमंत्री हाल ही में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कराते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी किया प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की अनुमानित संख्या 6327 है। यस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा तो गंगा बेसिन में सबसे ज्यादा लगभग 4000 डॉल्फिन केवल अकेले गंगा बेसिन में पाई जाती है। अगर राज्य की बात करें तो 2000 लगभग उत्तर प्रदेश में केवल अकेले पाई जाती है। तो यस, तो यही है हमारा दोस्तों, इसे समझ गए होंगे आप। तो दोनों कथन सही है, आपका सी हो जाएगा उत्तर। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग अब देखें 14 वाले में। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है आपसे, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिर भूक्षेत्र वही गुजरात में है दोस्तों, उससे संबंधित तथ्य को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। तो कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? सही रूप से उसे बताता है गिर भूक्षेत्र से संबंधित। जरा हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे, गिर भूक्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित एक शुष्क पर्णपाती वन है जहां नेस नामक बस्तियों में रहने वाले मालधारी समुदाय क्या होते हैं दोस्तों? मवेशी रखने वाले समुदाय होते हैं ये। तो शेरों के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं ये, एक साथ शेरों के साथ मतलब दोस्ती के रूप में रहते हैं। तो यही हमारा सही है, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट से जुड़ा हुआ। जरा ध्यान से देखिएगा, कथनों पर विचार करके बताएं हमारा कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा। पहला ऑप्शन को आप लोग देखोगे दोस्तों, कह रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है दोस्तों। यस, बिल्कुल सही है। जो पहले पटौदी ट्रॉफी के नाम से था, अब उसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है। इंग्लैंड के बॉलर एंडरसन और भारत के मशहूर बैट्समैन तेंदुलकर के नाम पर इसे रखा गया है, जो बाद में जो इसका पटौदी नाम था। पहले इसी ट्रॉफी का नाम पटौदी था, अब इसे बदल कर ये रख दिया गया है। बहुत अच्छा, ये तो हमारा सही हो गया। शुभमन गिल को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही। अगर हम लोग तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखें, भारत ने अब तक इंग्लैंड में केवल 3 बार टेस्ट श्रृंखला जीती है। 1971 में दोस्तों, यस 1971 में अजीत वाडेकर कप्तान थे दोस्तों। 1986 में कपिल देव थे दोस्तों उस समय। 2007 में राहुल द्रविड़ थे उस समय। तो इस समय जो जीती है, तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 16वें वाले को, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा शुरू की गई प्रतिभा सेतु, तो यूपीएससी ने दोस्तों एक प्रतिभा सेतु पहल शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है दोस्तों, जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं
प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, मेंस क्रैक करते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं, तो फिर अंततः वो बेकार हो जाते हैं। तो उनकी प्रतिभा बेकार न होने पाए, उनकी प्रतिभा को विभिन्न कंपनियों के पास ले जाकर रखना उनको एक तरह से रोजगार दिलवाने का काम करती है कि भाई इतनी प्रतिभा है, इसको रोजगार मिलना चाहिए। तो अंतिम मेधा सूची में न आ पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ना, यह सी वाला यही सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग ये 17 वाले में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये यूपी स्पेशल से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कुछ कथन दे दिए हैं। इन कथनों पर पढ़ के विचार कर बताइए हमारा कौन सा कथन सही है। तो आगे जरा हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा कथन सही है दोस्तों। बहुत अच्छा, इसका प्रारंभ गोरखपुर जनपद के जैतपुर गांव से होता है जो NH 27 पर स्थित है। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, यह गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच एक 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो इसको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और यह जो आजमगढ़ में दोस्तों गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उससे यह कनेक्ट होगी। तो यहाँ दे दिया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं दोस्तों, ये पूर्वांचल से कनेक्ट हो रही है। इसका पूर्वांचल वहाँ आजमगढ़ पूर्वांचल का हिस्सा है, तो आजमगढ़ से कनेक्ट हो रही है। तो आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे थोड़ी ना है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, केवल एक हुआ। बहुत अच्छा, केवल। साथियों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई पुलिस सुधार व सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी पहलों के संदर्भ में कुछ कथन है। कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा जनपद सुल्तानपुर और जालौन में उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई है। ये वाला तो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप लोग दूसरा कथन को अगर पढ़ते हो तो इसमें लिखा है लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में वीरांगनाओं के नाम पर महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है। जी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखोगे लखनऊ में उदा देवी, वीरांगना उदा देवी के नाम से, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई के नाम से और गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम से महिला पीएसी बटालियन की स्थापना हुई है। बिल्कुल सही है। और यह उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में साइबर सेल कार्यरत हैं। तो यहाँ केवल लिखा है राज्य के 50 जनपद में नहीं, 75 जिलों में साइबर सेल काम कर रहे हैं इस समय। तो ये वाला तीसरा आपका गलत हो गया, तीसरा गलत है। और ये चौथा भी सही है, 75 जनपदों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्रियाशील है। तो 1, 2, 4 सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, केवल 3। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे प्रश्न दिया है दोस्तों, दिमाग को खोलने वाले हैं। जिस बच्चे को इतना पेशेंस होगा वही रख पाएगा। उसको लगेगा केवल, जिसको लगता होगा वन लाइनर है तो वो सिर्फ वन लाइनर खोजता ही रह जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए देखते हैं हम लोग 19 वाले में, ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को मूंगफली क्लस्टर के रूप में विकसित करना चाहती है। जी दोस्तों बिल्कुल सही। जो बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश का, आप लोग देखोगे जो एमपी के आसपास वाला है, वो मूंगफली के लिए अच्छी जलवायु, अच्छा क्लाइमेट वहाँ पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड क्षेत्रीय मूंगफली खेती के लिए अनुकूल और यहाँ उत्पादन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। जी दोस्तों बिल्कुल यही बात मैंने बताया। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, 19 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है। तो आप लोग यह कंफ्यूज न होइएगा, ऑपरेशन सिंदूर दूसरा है जो अपनी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मतलब दिमाग ठिकाने के लिए लगाने के लिए किया था, वो तो ऑपरेशन सिंदूर था। ये ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा था, ईरान से अपने भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन सिंधु। तो भारत इजराइल को यहाँ ये क्या है, ईरान में फंसे भारतीयों को बचाने का एक अभियान था। 20वां वाला प्रश्न हमारा ए हो जाएगा, यही वाला। बहुत अच्छा, आगे जरा हम देखें 21 वाले में। तो 21 वाले में दोस्तों हमसे कह रहे हैं, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन बड़ा है, कोई दम नहीं है इसमें। रिपोर्ट से संबंधित है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संबंध में कुछ कथन है। कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल बीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UN, SDSN और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित किया गया है। तो इसको तो आप लोग पढ़े होंगे, यही संस्था इसको प्रकाशित करती है। यह सही है। दूसरा कह रहे हैं खुशहाली मापने के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे मापदंडों का उपयोग, कुल 6 ऐसे मापदंडों का उपयोग किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। ये
भारत ने वर्ष 2024 में 26वां स्थान प्राप्त किया था, 126वां, जबकि 2025 में दोस्तों ये अच्छा प्रदर्शन किया, 118वें स्थान पर आ गया। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 21वां का हमारा डी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही है। बहुत अच्छा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22वें को देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है पीएम युवा 3 कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये पीएम युवा 3 क्या है? जो 30 वर्ष से कम युवा हैं उनमें लेखन प्रशिक्षण विकसित करने का एक कार्यक्रम है। तो यही है, यह कार्यक्रम 30 वर्ष से कम उम्र के नवोदित यानी नवयुवकों को, लेखकों को प्रशिक्षित करने का एक लेखक परामर्श योजना है। यस, बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लागू किया जा रहा है। यस, सही है, दोनों कथन सही है। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं आपको कथन। इन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो आप लोग पहले जानते होंगे 2015 में यह सतत विकास लक्ष्य शुरू किया गया था और ये इसमें कुल 17 सतत विकास तय किए गए थे और करा था इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को हमें 2030 तक प्राप्त करना है। तो यस, यही बात है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो पहला में इसमें दिया है दोस्तों 10, जो लक्ष्य 10वां है, एसडीजी 10वां, असमानताओं में कमी से संबंधित है। यस, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। और दूसरा में कह रहे हैं लक्ष्य 11 एवं 12 क्रमशः सतत शहर और समुदाय तथा जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पर केंद्रित है। यस, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है आपका। तीसरा वाला दोस्तों जो 13वां है वो जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है और 14वां दोस्तों क्या है कि जलीय जीवन से संबंधित है। यस, और 15वां स्थलीय जीवन से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो पर ये हमारा ये तीसरा जब सही हो गया तो कह रहे हैं 15वां स्थलीय से संबंधित है। हाँ, ये तो सही है। जबकि कह रहे हैं 16वां 17वां क्रमशः जलवायु कार्रवाई से संबंधित। भाई अभी बताया मैंने 13वां जलवायु कार्रवाई संबंधित है, ये कहां से आ गया? तो ये गड़बड़ हो गया। 1 और 2 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न 24वां को हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं भारत में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण का आधुनिक सिद्धांत सबसे पहले अरस्तू ने दिया था। नहीं दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित जो सबसे पहला यानी मूल कंसेप्ट था वो अरस्तू ने दिया था। लेकिन आधुनिक दोस्तों, आधुनिक की जब बात आती है तो आधुनिक का मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, इसे याद रखिएगा। तो ये आधुनिक वाला अरस्तू ने नहीं दिया था, जबकि मूल वाला दिया था। ये आधुनिक वाला किसने दिया था? ये मॉन्टेस्क्यू ने। तो पहला आपका गलत हो गया। और दूसरा में जानते हैं भारत में शक्तियों का पृथक्करण पूर्णतः लागू नहीं है, बल्कि एक संतुलित विभाजन और नियंत्रण व्यवस्था अपनाई गई है। यस, दूसरा वाला आपका सही है। तो चलते हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, खोजते हैं हमारा कौन सा ये दूसरा वाला सही था। तो यहाँ पर एक और दिया है, जरा इसे एक और देख लेते हैं। तीसरा भी दे दिया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का प्रतिपादन किया था। जी बिल्कुल सही है, यानी आपका 2 और 3 सही होना चाहिए। 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वें का ऑप्शन बी हो गया। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 25वें वाले में, तो 25वें में दोस्तों हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कुछ घटनाएं दी गई, निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, विचार कर लीजिए और सही उत्तर दे दीजिए। तो पहला अगर स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय प्रदान करने की आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 42 यही कहता है दोस्तों, पूर्ण न्याय देने की बात करता है। ऑप्शन ए वाला कथन एक बिल्कुल सही है। और साथियों अगर हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 यही करता है दोस्तों, राज्यपाल राज्य विधायिका का हिस्सा तो होगा लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। यही दूसरा कथन भी आपका सही हो गया। तो पहला दूसरा आपका सही। तीसरे को अगर हम लोग पढ़ें तो किसी भी राज्य विधेयक के लिए केवल विधानसभा द्वारा पारित होना पर्याप्त होता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। क्यों आवश्यक नहीं होती भाई? जरूरत पड़ेगा तो राज्यपाल की स्वीकृति भी आवश्यक होगी, राज्यपाल से नहीं बनेगा तो राष्ट्रपति की भी आवश्यक होगी। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये तीसरा गलत है। 1 और 2 केवल हमारा सही हुआ। आगे अगर हम लोग 126 वाले में 26 वाले को क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से
राज्य विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। ऐसे कौन से राज्य विधेयक होते हैं जिन पर राष्ट्रपति की मुहर के बिना प्रभावी नहीं हो सकता, इसे बताना है। तो साथियों, अगर हम पहला स्टेटमेंट को पढ़ें तो कह रहे हैं ऐसा विधेयक जो समवर्ती सूची में केंद्र के किसी मौजूदा कानून से असंगत हो। यस दोस्तों, बिल्कुल सही। यहाँ जो है यहाँ बिना उनके राष्ट्रपति के स्वीकृति के प्रभावी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा को पढ़ें तो ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हो। यस, ये भी सही है। यहाँ भी राष्ट्रपति की अनुमति यानी उनकी भी जो है स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होगा। तीसरा को पढ़ें तो ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद 31A और 31C के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करना चाहता हो। यस, ये भी सही है। और ऐसा विधेयक जो केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित हो और संविधान से पूर्णतः संगत हो। तो दोस्तों, केवल राज्य सूची संबंधित होता है तो इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप थोड़ी न होता है, राज्यपाल से ही वो मामला सलट जाता है। तो चौथा आपका यहाँ गलत कर दिए, तो यानी आपका 1 2 3 26 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर 27 वाले को देखें तो 27 वाले में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जरा देखें क्या कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोतों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों, अगर हम पहला पढ़ते हैं तो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचित, जानते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी तारीख बदायूनी की रचना किया था। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई थी जिससे उसका वर्णन पक्षपात हो गया था। जी बिल्कुल, ये बात सही है, यहाँ आप समझ गए होंगे। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तारीख बदायूनी में घटनाओं को तिथियों और कालक्रम के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। जी बिल्कुल गलत बात है। तारीख बदायूनी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, जो कादिर बदायूनी ने लिखा है, इसमें तिथियों और कालक्रम के अनुसार स्पष्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसमें तिथियों और कालक्रम से असंगत है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यानी दूसरा विकल्प में नहीं होना चाहिए हमारे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे अगर तीसरे को देखें, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को उसके अंतिम वर्षों में मोतबिद खान ने पूरा किया। यस दोस्तों, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य बिगड़ गई जहांगीर की, तो उसको पूरा मोतबिद खान ने किया था। यस, ये तीसरा वाला तो हमारा सही है। चौथा वाला, तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम में केवल उत्तर भारत के राज्यों का वर्णन है। नहीं दोस्तों, उत्तर भारत के साथ साथ तारीख ए फरिश्ता में दक्षिण भारत के भी जो है घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो ये चौथा भी गलत हो गया, यानी हमारा कौन सा सही है, 1 और 3 केवल सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 वाले को देखते हैं तो इसमें कह रहे हैं मिनहाजुद्दीन द्वारा रचित, किसके द्वारा, मिनहाजुद्दीन द्वारा रचित तबगात ए नासरी में, तो तबगात ए नासरी में क्या वर्णित किया गया है। तो दोस्तों यही है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसमें, महल के बीच क्या षड्यंत्र होते थे वो है, सुल्तानों के चाल चरित, चेहरा, प्रेम प्रसंग, ये सब के बारे में है। तो यानी इन सब घटनाओं का वर्णन जो मिनहाजुद्दीन ने तबकात ए नासरी में किया है, उन सब का यही उसमें वर्णन है। बहुत अच्छा। आगे देखें 29 वाले में, तो 29 वाले कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन दे दिए, कारण दे दिए। कथन में करें, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। राज्यों को संघ से स्वतंत्र होकर अलग होने का अधिकार प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है दोस्तों, राज्य कई ठे भले बन जाएं लेकिन वो संघ से अलग नहीं हो सकते। इसको आप लोग पढ़े होंगे, तो ये गलत हो गया। तो आपका 29 का जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये पहला सही, कथन सही परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का। बहुत अच्छा। 30 वाले को अगर हम लोग देखें, 42 में क्या कहा जा रहा है, 30वें वाले प्रश्न में करें, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिएगा। आप लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों कई सारे विषयों को जो राज्य सूची संबंधित है निकालकर उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जैसे शिक्षा को, वन्य जीव और पंछियों के संरक्षण को, न्याय प्रशासन को, इन सबको डाल दिया गया था, लेकिन पुलिस को नहीं डाला गया था। पुलिस अभी भी राज्य का विषय है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, बाकी सब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं 31 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बताएं हम। तो पहला ऑप्शन को आप लोग पढ़ोगे, जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था।
जिसे चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था। चंदावर के युद्ध आप लोग जानते हैं 1194 में। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखोगे दोस्तों, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरित महाकाव्य में राजा नैषध की युद्ध गाथा का वर्णन है। तो दोस्तों हर्ष ने जो रचना की थी, संस्कृत का महाकाव्य है नैषध चरित, ये संस्कृत महाकाव्य है। इसमें राजा नैषध की युद्ध गाथा है। ऑप्शन ये कथन दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। 31 वाले का जो हमारा आंसर होगा नेट मत चलाना। अब दोस्तों अगर हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं हर्ष द्वारा रचित नैषध चरित महाकाव्य में राजा नैषध की युद्ध गाथा का वर्णन लिखा है दोस्तों, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो लिखा है नैषध चरित महाकाव्य एक संस्कृत महाकाव्य है जो हर्ष ने लिखा था। ये तो बात आप लोगों ने समझ गया होगा। तो हर्ष ने लिखा था, यहां तक तो ये ठीक है। नेट बंद कर दो, बंद कर दो। तो साथियों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, बहुत अच्छा प्रश्न, जरा ध्यान से देखना होगा हम लोगों को। कौन सा कथन सही है पढ़कर बताइए। अगर हम लोग यहाँ पहला वाला को पढ़ते हैं तो जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जिसे चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था। बिल्कुल सही कथन है ये स्टेटमेंट, क्योंकि वो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को। ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग को मालूम होगा हर्ष ने ही नैषध चरित महाकाव्य की रचना किया था जो संस्कृत का महाकाव्य है। लेकिन दोस्तों इसमें राजा नैषध की युद्ध गाथा का वर्णन नहीं है। एक निषादों के राजा थे जिनका नाम था नल, उनके दोस्तों एक जो है उनके बारे में, उनकी जो है प्रणय कथा के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये वाला बात यहाँ पर गलत हो गई। तो आपका जो उत्तर होगा केवल एक हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। इसमें कहा जा रहा है कथनों पर विचार कर लीजिए, कुछ नीचे कथन है, सही उत्तर दे दीजिए। अगर आप पहला स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो कह रहे हैं हर्षवर्धन शासन के प्रत्येक छठे वर्ष प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था दोस्तों, लेकिन छठे वर्ष नहीं, प्रत्येक 5वें वर्ष। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। तो एक गलत हो गया, एक को अपने सामने से हटाओगे तो उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब पता लग गया कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। मोक्ष परिषद में बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा होती थी तथा हर्ष अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे देता था। यस, ये भी सही है कथन आपका। और तीसरा में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था इस प्रकार के मोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था। यस, इसके बारे में ये भी सही है हमारा। तो हमारा 32 का जो उत्तर होगा 2 और 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों 32 का हमारा उत्तर क्या हुआ? बी हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं 33 वाले में। तो इसमें लिखा है दोस्तों गुप्त कालीन शिखर। गुप्त काल में आप लोग जानते हैं खूब शिखर वाले मंदिर बने। गुप्तकालीन शिखर युक्त मंदिर की प्रमुख वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कानपुर का भीतर गांव वाला भी, देवगढ़ का, ललितपुर का देवगढ़ दशावतार मंदिर भी। तो यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 34 वाले में तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के क्षहरात वंश को पराजित कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा वाला का ये 34 वाले में जो पहला कथन दिया है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ें तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वती तथा आंध्र वृत्त कहा गया है। यस, बिल्कुल सही। दोनों कथन हमारे सही हैं, सी हो जाएगा। बहुत ही दमदार टेस्ट सीरीज है, हमें थोड़ा पेशेंस रख के समझना होगा। 34 हो गया। अगर हम लोग 35 वाले को देखें दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो समुद्रगुप्त संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। पढ़ के बताइए कौन सा हमारा सही है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसने आर्यावर्त, दक्षिणापथ
और आटविक क्षेत्र को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्तों। यस, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोग जानते हैं नेपोलियन बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी था फ्रांस का, तो उसी के आधार पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पहला तो सही है। उसके विजय अभियान का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, हाँ मिलता है। कह रहे हैं कि जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एल्बर्ट टॉयनबी ने कहा था, जो कि सरासर गलत है। ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत है दोस्तों? एल्बर्ट टॉयनबी ने उसे नहीं कहा था। उसे जो कहा था दोस्तों विंसेंट ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट ने। याद रख लीजिए आप लोग, विंसेंट ने कहा था। तो तीसरा वाला गलत हो गया, तो 1 और 2 आपका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 36 वाले को देखें, 36 वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, कुछ नीचे कथन दिए गए हैं, कथनों विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो पहला वाला अगर हम पढ़ते हैं, एकता व्यवस्था पश्चिम एशिया से भारत में आई। यस, बिल्कुल सही आई। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इसे लेकर आया, इल्तुतमिश द्वारा इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया, पहला सही है। फिरोज शाह तुगलक इस समय एकता व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया हो गई, इसके शासनकाल में राजस्व बही खातों की त्रुटियों पर दंड शिथिल कर दिया, बिल्कुल सही। दोनों कथन है हमारे सही, सी हो जाएगा 36 का सी। आगे अगर हम लोग देखें 37 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के संदर्भ में पहला कथन देखें तो यहाँ क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया है दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला कथन तो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 की थीम कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड निर्धारित की गई है। जी बिल्कुल सही। ये क्या है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्देश्य केवल सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है। नहीं दोस्तों, सहकारी बैंकों के साथ साथ अन्य जो सहकारी बैंक नहीं है उनको भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। तो ये तीसरा आपका गलत हो गया, तो 1 और 2 आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छा। हम लोग अगर देखें 38 वाले में, 38 वाले को अगर देखें तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों आप लोग कंगना रनौत को जानते होंगे, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। वहीं जो है मंडी में दोस्तों शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो वही दोस्तों यह जो है इसी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों 39 में, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो कौन सा सही है जरा देखें, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण यानी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के कोडिंग क्षेत्रों तक ही सीमित है। नहीं दोस्तों, कोडिंग के साथ साथ गैर कोडिंग क्षेत्रों तक ये सीमित है, क्योंकि संपूर्ण है इसमें, तो इसी से आप लोग कह सकते हो। तो ये आपका गलत हो गया। और एक्सॉन जीनोम का वह भाग है जो mRNA में शामिल होकर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जी बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ सही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, केवल 2 सही है। 39 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 39 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें ये 40 वाले में, तो 40 वाले में दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये अपने आप देगा, अपने आप चिल्ला चिल्ला कर आए, हम ही हैं उत्तर। देखें, कह रहे हैं कि भारत में चर्चा में रहा तीसरा लॉन्च पैड निम्नलिखित में से किन विशेषताओं से संबंधित है। तो जरा देखें किससे संबंधित है। तो यह अगली पीढ़ी कि प्रक्षेपण यान से दोस्तों जानते हैं जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, इसी प्रक्षेपण यान से लॉन्च होते हैं। तो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के अनुरूप कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। यस बिल्कुल सही है। इसका निर्माण ओडिशा तटीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि सरासर दोस्तों गलत है। क्यों दोस्तों गलत है? इसका निर्माण आप लोग जानते हैं ओडिशा में नहीं बल्कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष में जो आंध्र प्रदेश में है वहां से किया गया जा रहा है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा जहां जहां है उसको फटाफट हटाइए, तो आपका उत्तर अभी निकलेगा। तीसरा क्या करें, भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की क्षमता को बढ़ाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं बढ़ाएगा। और कह रहे हैं कि इसका निर्माण इसरो द्वारा 10 वर्षों की समय सीमा में किया जाएगा। दोस्तों इतना समय में किया जाएगा तब तो बूढ़ा हो जाएगा टेक्नोलॉजी, फिर तब से नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 10 वर्षों में नहीं, ये 4 वर्षों में किया जा रहा है। तो इसके भी चौथा भी गलत हो गया। 2 4 गलत है, 1 3 सही है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 41 में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री से जोड़कर बनाया गया है इसे। कह रहे हैं तांबे की तुलना में लोहा, सॉरी ये वो दूसरा प्रश्न है, ये तो साइंस का है। इसी तरह एक और मिलेगा भी आपको, तांबे की तुलना में लोहा गलाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, लोहा गलाने तांबे की तुलना में अधिक तापमान चाहिए, तो लोहा गलाने के लिए तांबे की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अधिक तापमान चाहिए, अधिक समय लगेगा। तो अधिक समय लगेगा इसका मतलब अधिक तापमान चाहिए उसको। यस, ऑप्शन जो है डी हमारा सही है इसके लिए, बच्चों वाला प्रश्न था। आगे देखें 42 में क्या है, यस यही है, लोहा के उपयोग की प्राचीनता, लोहा के उपयोग की प्राचीनता से संबंधित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा हमारा उत्तर सही है। अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे के उपयोग की जानकारी थी और इसका उपयोग कृषि उपकरणों में करते थे। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों, और इसीलिए उसको जो है लोहा वहां पर नहीं मिलेगा, आप लोग पढ़ोगे देखते हो तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बौद्ध साहित्य एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र में लोहा गलानी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, यस जी बिल्कुल मिलता है। आहार ताम्र पाषाण युग 2500 से 1700 के बीच प्राचीन लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, यस मिले हैं। तो 42 का जो आपका यहाँ आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये 2 और 3 हो जाएगा। कौन कौन सा होगा? सी हो जाएगा यहाँ, ये वाला। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये 43 वाले में, तो इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, एक बहुत अच्छा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न, हाल ही में पिंक फायर, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 43 में जो आपको लिखा गया है, बहुत अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। पिंक फायर रिटॉर्डेंट फॉस चेक जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, चर्चा में था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है, गुलाबी रंग का होता है, तो यही है, गुलाबी रंग इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि पता चले कि हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो फॉस चेक मुख्य रूप से अमोनियम फास्फेट और अमोनियम ये पॉलीफॉस्फेट जैसे लवणों के घोल से मतलब तैयार किया जाता है, जो आग फैलने या मतलब आग बुझाने में भी प्रभावी होता है। यस, ये वाला सही है। इसका उपयोग आग पर नियंत्रण पाने के साथ साथ उसके जो है संभावित प्रसार को रोकने के लिए भी किया जाता है। यस, यही मैंने पहले बताया, उसको प्रसार को रोकना, उसको कंट्रोल करना, दोनों के लिए किया जाता है। और इसे गुलाबी रंग का बनाया जाता है ताकि अग्निशामक के दौरान छिड़काव की स्थिति को अलग से दृष्टिगोचर हो सके, यानी दिखाई दे। इसलिए देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे रेड कलर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दूर से हमें लाइट दिखाई दे, तो इसीलिए यह भी गुलाबी बनाया गया है। तो तीन को तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे। आगे अगर हम लोग देखें 44 वाले में, तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है हमें कि कथन दिए गए हैं कुछ, पढ़कर बताने कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें पहले वाले में, केंद्र सरकार ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यस, बिल्कुल सही। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनमें उस स्थान के विशिष्ट गुण होते हैं। यस, बहुत अच्छा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ हमारे। ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री से संबंधित एक तरह का है, कथनों विचार करके बताएं कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप अगर पढ़ोगे तो कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में अधिकांश अभिलेख औसतन 5 प्रतीकों के छोटे लेख प्रयोग होते हैं और इसे समानतः बाएं से दाएं लिखा गया है। बिल्कुल गलत दोस्तों, दाएं से बाएं लिखा गया है, यानी राइट टू लेफ्ट जैसे हम लोग लिखते हैं उसका उल्टा लिखा गया है, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। दूसरा वाला कह रहे हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सिंधु लिपि को पढ़ने और उसके अर्थ समझने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन, $1 मिलियन मतलब $10 लाख, $10 लाख में आप 85 का गुणा कर दीजिए तो उतना रुपया देने की घोषणा की है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन कहां पर क्या दिया है। तो दूसरा दोस्तों यहां पर जो दिया है हमारा कौन सा सही है, केवल बी सही होगा, ऑप्शन बी। 45 का हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुंभ मेला के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा सही विकल्प होगा। पहला आप पढ़ोगे तो कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर 4 स्थलों पर बारी बारी से आयोजित होता है। प्रयागराज संगम पर, हरिद्वार आप लोग जानते हैं गंगा नदी, उज्जैन और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, यहाँ पर ये लगता है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये बात सही है। ह्वेनसांग द्वारा 9वीं शताब्दी में सबसे पहले कुंभ मेले का उल्लेख किया गया था। तो ह्वेनसांग ने किया था दोस्तों, एक चीनी यात्री था,
9वीं शताब्दी में नहीं, यह 7वीं शताब्दी में किया था। इसको याद कर लिए, ये गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ। यस, ये सही है। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेलों को इसका वर्तमान स्वरूप 9वीं शताब्दी में प्रदान किया था। यस, ये भी सही है। तो आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तो कौन सा है 1, 3, 4? ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़ के बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। जो सरकार का पिछला बजट होता है, उसका एक आर्थिक लेखा जोखा होता है। सरकार ने बजट कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, कितना कारगर साबित हुआ, इन सब के लिए तो होता ही है। तो इसी सबसे संबंधित यहाँ दोस्तों ये बात लिखी गई है। तो यहाँ मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। तो यहाँ ये सी वाला बात सही है, और कोई यहाँ पर सही नहीं है इसके संदर्भ में। तो आगे हम देखें, जो है ये 47 हो गया। 48 में क्या कहा जा रहा है? इसी आर्थिक समीक्षा संदर्भ 2024-25 के प्रस्तावना के अनुसार भारत में गैर विनियमन किस उद्देश्य के रूप में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 में जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 की प्रस्तावना के अनुसार भारत में गैर विनियमन को किस उद्देश्य के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, गैर विनियमन क्या होता है? गैर विनियमन का मतलब अपने नियंत्रण को, अपने नियम को थोड़ा सा ढीला करना, ताकि लोग नवाचार, जो लोगों के अंदर इनोवेशन है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा लाइसेंस ना लेना पड़े, ज़्यादा उनको कानूनी झंझट में ना पड़ना पड़े, आसान से वो लोग अपना कुछ उद्यम, कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम लोग देखते हैं। जैसे एलपीजी हुआ था 1991 में, बहुत सारी कंपनियों से लाइसेंस हटाया गया था, एक उसी का छोटा रूप है ये। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, 49 में क्या है? 49 में दोस्तों कह रहे हैं भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय जो बजट होता है दोस्तों, किस चरण में तैयार होता है, उस चरण को बताइए। तो बड़ा ही आप देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन दोस्तों इतना तो आप लोग बड़े ही अच्छा से जानते होंगे। सबसे पहले बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग भी बहुत दिन से सुनते आ रहे हो, तो ये चौथा पहले नंबर पर होना चाहिए। तो चौथा पहले नंबर पर यहाँ है। बाकी ये सब खत्म हो जाएंगे आपके, ये सब खत्म हो जाएंगे। ए और बी में से कोई उत्तर होगा। आप लोग जानते हैं बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। यस, सदनों के दोनों में बजट सामान्य चर्चा होती है, ये होगा, यानी तीसरा हो जाएगा। तीसरा कहाँ है? यहाँ है, तो यही उत्तर होगा आपका, आप समझ गए। इसके बाद पांचवा होता है स्थायी समितियों द्वारा मंत्रालयों के अनुदान मांगों की जांच की जाती है दोस्तों। यस, ये बात सही है। फिर लोकसभा में अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा और मतदान होता है, और अंत में विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित होता है, तो पैसा निकल जाता है, पैसा सरकार के खाते में आ जाता है। तो दूसरा लास्ट में होगा। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पर आपका आंसर ए होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई सारे आपको चीजें यहाँ जानने को मिलेंगी। भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन आपका यही सी हो जाएगा। 1860 में भारत का पहला बजट यही जेम्स विल्सन, अंग्रेज जो है, यही पेश किए थे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ लियाकत अली खान। आज़ादी के जस्ट पहले 1947 के आसपास जो बजट पेश हुआ था, यानी आज़ादी के जस्ट पहले लियाकत अली खान ने जो उसको किया था, जो अंतरिम सरकार में। और सड़ूखम सेठी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आज़ाद भारत का सबसे पहला बजट इन्होंने पेश किया था। तो सब चीज़ समझ गए, आपका उत्तर यहाँ सी होगा। तो साथियों हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में आपको कह रहे हैं कि रुपया कहाँ से आता है, उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में बताइए। यानी सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, फिर उससे कम कहाँ से आता है, फिर उससे कम कहाँ से आता है, ये बताइए जो ऑप्शन में दिया गया है, इसी के आधार पर बताना है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है 24% के आसपास उधार और अन्य देनदारियां से आता है। यस, यानी 2 हमारा पहले नंबर पर होना चाहिए। 2 पहले नंबर पर यहाँ है और यहाँ है, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा, आप इसे हटा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो पैसा आता है, यह इनकम टैक्स से आता है। इनकम टैक्स से ये वाला हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पर कहाँ है? ए वाले में है, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद जो आता है दोस्तों ये जीएसटी, फिर निगम कर से। जीएसटी से लगभग 18%,
निगम से जो है 17% आसपास। तो ये समझ गए आप लोग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिफिनीशन यानी परिभाषा पर ही आधारित है। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा आप लोग जानते हैं, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय में से गैर ऋण से सृजित पूंजीगत सब प्राप्तियां जो है उनको निकाल दीजिए। तो यस, प्राथमिक घाटा वह राशि है जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त होती है। यस, दोनों सही है हमारे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें 53 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो वैश्विक सेवा से निर्यात भारत की हिस्सेदारी 7वें स्थान पर है, जो उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को दर्शाता है। यस, ये कथन तो हमारा सही है। 23-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई, जो 2017-18 में 6% थी। यस, बिल्कुल सही। दोनों 53 में हमारे दोस्तों दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे जरा हम लोग देखें 54 वाले में, वित्तीयकरण। वित्तीयकरण दोस्तों फाइनेंशियलाइजेशन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो मतलब वित्तीयकरण शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है ये बताना है हमें दोस्तों। तो बहुत अच्छा, आप लोग जानते हैं जब वित्तीय बाजार नीति निर्धारण और आर्थिक परिणामों को अत्यधिक प्रभावित करने लगे तो उसे वित्तीयकरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग 55 में। 55 में दोस्तों हमसे कहा जा रहा है, 55 वाले में कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तब पहला स्टेटमेंट को अगर देखोगे 2023 में लाल सागर में उत्पन्न संकट के कारण कुल वैकल्पिक समुद्री मार्गों के उपयोग की आवश्यकता पड़ी, जिसे शिपिंग लागत में वृद्धि और डिलीवरी में देरी हुई। यस, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ें तो कह रहे हैं पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है दोस्तों? मध्य अमेरिका में, आप लोग जानते हैं, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 4% वहन करती है दोस्तों, 21% नहीं। तो गलत हो जाएगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन जनित सूखे से प्रभावित हुई, तो 4% होती है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। 21% जो वहन करती है दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट करती है, जो ईरान के पास है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हुआ? केवल ए सही हुआ, 55 का ए केवल। आगे देखें हम लोग अगर 56 में, तो कह रहे हैं दोस्तों कि कथनों पर विचार करके वही हमें बताना है, सही उत्तर देना है। पहला अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही। 56 का हमारा सी हो जाएगा, बच्चों वाला प्रश्न है ये। 57 को हम लोग अगर देखें तो 57 में दोस्तों हमसे क्या पूछ रहे हैं ये जरा देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कर बताएं सही उत्तर क्या है। पहला अगर देखोगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों, अन्य जोखिम युक्त कार्यों से नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, जी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर देखें तो कह रहे हैं संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में प्रतिपादित किया गया था, जो कि दोस्तों गलत है। ये संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आप लोग जानते हैं केशवानंद भारती वाले केस में हुआ था 1973 में, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा दोस्तों तीनों तो सही नहीं हो सकता, 3 सही नहीं हो सकता और पहला सही है, तो ये वाला इसको भी हटा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित विधिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय संबंधित पीठ में न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए, जी बिल्कुल सही है, 5 से कम नहीं होने चाहिए इसकी पीठ में। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो हम कह सकते हैं कि 57 का हमारा ये बी सही होगा, केवल 2। बहुत अच्छा, 57 का हमारा बी सही हुआ। आगे हम लोग 58 का अगर देखते हैं तो 58 में दोस्तों क्या कह रहे हैं, वही कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है। संविधान के भाग 11 का आशय एक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, जी बिल्कुल सही बात है भाई। अगर दोस्तों हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ें तो सीधा सीधा आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं, कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मिला, जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। नहीं मेरे भाई, 24 अप्रैल से प्रभावित हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो गलत हुआ दूसरा। तो दूसरा जहां होगा आप हटा दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। 1 और 3 हुआ। संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित है, जी बिल्कुल सही है, 1 और 3 आपका सही है। आगे अगर आप लोग देखोगे 59 वाले में,
तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन सही है। तो आगे देखें यहाँ स्टेटमेंट इसका पहला, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि केवल निर्वाचित सांसदों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये उनका किया जाता है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति में दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, हालांकि विधायक होते हैं राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में विधायक नहीं होते हैं, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। दूसरा वाला में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह डीपीएसपी में कहा गया है दोस्तों। यस बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये आपका हुआ उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 59 का बी। बहुत अच्छा। इस विषय पर संसद की कोई अस्थायी समिति गठित नहीं की गई है। तो दोस्तों सार्वजनिक उपक्रमों की निगरानी करने के लिए भी समिति गठित की गई है, सरकारी आश्वासन के लिए भी समिति गठित की गई है कि जो लोग फेंक के जाते हैं नेता लोग, वो कितना अपना कारगर साबित किए उसके लिए भी गठित की गई है, बजटीय आकलनों के लिए भी की गई है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें 61 वाले में, तो इसमें करें कथनों पर विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो जरा देखते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्थिर मूल्यों पर आगामी दशकों में औसतन 8% की समृद्धि दर बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, आप लोग जानते हैं ये बिल्कुल सही है एकदम 8%। यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। IMF के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2030 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो दोस्तों IMF ने जो बात बताई है वो कह रहे हैं कि 2030 तक नहीं बल्कि 2028 तक ही भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जो कि अभी 3.5-4 के आसपास है। तो और दोस्तों यहाँ पर 2030 तक वो 6 के आसपास हो जाएगी। तो दूसरा आपका गलत हो गया, केवल एक सही है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर अगर 62 वाले को हम लोग देखें तो कथनों विचार करके बताना है कौन सा हमारा सही है। स्टेटमेंट पहला पढ़ें तो चाबहार में, चाबहार दोस्तों कहाँ है, ईरान में है। चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह, तो एक चाबहार बंदरगाह है ईरान में, उसी का एक हिस्सा है जिसे शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से मुंबई को यूरेशिया से यानी एशिया और जो है यूरोप को जोड़ता है, जिसे परिवहन लागत और समय में कमी आती है। जी बिल्कुल सही है, इसीलिए ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हरित नौका दिशा निर्देश जिसे 2024 में शुरू किया गया, इसका लक्ष्य 2034 तक समुद्री बंदरगाहों को कार्बन न्यूट्रल करना। तो समुद्री बंदरगाहों को कार्बन न्यूट्रल नहीं करता दोस्तों, ये जो समुद्री जहाज हैं उनको कार्बन न्यूट्रल करने की बात की गई है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो एक केवल आपका सही हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें 63 वाले में, तो कह रहे हैं भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 के संबंध में कथनों विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों जरा देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूलर की स्थापना के लिए गगनयान मिशन के तहत कई फॉलो ऑन मिशन शामिल हैं। यस बिल्कुल सही। इसमें चंद्रमा से नमूना वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर प्रयुक्त शामिल है। यस ये भी सही है। तो दोस्तों जो तीसरे स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी के उपग्रह संचार नेटवर्क का व्यवसायीकरण शामिल है। तो दोस्तों उपग्रह संचार नेटवर्क के व्यवसायीकरण का बात नहीं है, प्रक्षेपण यान से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही हुआ, ए हो जाएगा उत्तर। 64 को अगर दोस्तों हम लोग देखें तो दोस्तों यहाँ 64 में आपको कुछ अब रीजनिंग मैथ रीजनिंग के प्रश्न आने शुरू को हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसको हम पार्ट ए के रूप में यहीं तक रोकते हैं। पार्ट बी से हम लोग यहीं से शुरू करेंगे दोस्तों। पार्ट बी से यहाँ से लेकर 140 तक आपका जीएस पूरा कंप्लीट कर देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।